नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम का आगे का भाग यानी वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यानी नामकरण के बारे में एंजाइम्स के, उसमें से मैंने आपको 2 प्रश्न दिए थे असाइनमेंट के लिए। आशा है आपने कर लिए होंगे। तो चलिए उन पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। एंजाइम के नाम के अंत में एज प्रत्यय लगाने के लिए किस वैज्ञानिक ने प्रस्ताव भेजा था? तो ये प्रस्ताव किसने दिया था? आपको दिया था ड्यूक क्लॉक्स ने ये प्रस्ताव दिया था। और दूसरा प्रश्न था एंजाइमों के नामकरण की 2 प्रचलित विधियां कौन सी हैं? तो पहली थी आपकी क्रियाधार के आधार पर, यानी क्रियाधार जो है जो भी होगा उसके आधार पर, जैसे सुक्रोज है तो सुक्रेज, ठीक है। और दूसरा जो था आपका रासायनिक क्रिया के आधार पर, जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं आपकी उनके आधार पर इनका नामकरण किया गया था। आज हम बात करेंगे एंजाइम्स के वर्गीकरण के बारे में। तो एंजाइम्स के वर्गीकरण के लिए जब हम बात करते हैं तो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जीव रसायन संघ है ना, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपकी कहलाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB। आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल यहीं से आपके प्रश्न का लिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई बार इसका पूरा नाम पूछा जाता है कि IUB का पूरा नाम क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अनुसार इन्होंने ये कहा कि एंजाइम्स का जो वर्गीकरण है उनकी समग्र औपचारिक जो अभिक्रिया है उसके समीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए, ये बताया गया। तो इसके आधार पर उन्होंने फिर 6 वर्गों में इसको बांटा और इनको एंजाइम कूट कहा गया है ना। एंजाइम्स को क्या कहा गया? एंजाइम कूट कहा गया। और यहाँ पर उन्होंने 6 वर्ग इनके बनाए: ऑक्सी रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, आइसोमरेजेस, लाइसेजेस और लाइगेजेस। अब बच्चों क्या होता है कि बच्चों को याद नहीं होता। मेरे से कई बार बच्चे कहते हैं मैडम ये याद नहीं होते, कैसे याद करें? तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, है ना, कि जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमने O लिख लिया। ट्रांसफरेजेज हैं, इसके लिए हमने क्या लिख लिया? T लिख लिया। हाइड्रोलेजेस के लिए हमने H लिख लिया। आइसोमरेज के लिए हमने क्या लिख लिया? I लिख लिया। लाइगेज के लिए S, L और लाइगेजेस के लिए भी L, ठीक है। तो अब इससे O से हो गया हमारा ऑपरेशन, T से थिएटर, H से कोई हीरालाल जी, ठीक है, और इल जो है यानी बीमार। तो इसको हम इस तरह से याद कर लें कि ऑपरेशन थिएटर में हीरालाल जी बीमार, ठीक। सिर्फ ट्रिक है, कोई नियम नहीं है ऐसा, सिर्फ इसलिए कि भाई बच्चों को याद हो जाए इसी तरह से। तो हमको ये, अगर हम ये याद कर लिया तो हमें याद आ जाएगा O, यानी O से क्या था? बिल्कुल ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। तो जैसे अब हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज तो यानी जहाँ पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी एंजाइम्स इनको नियंत्रित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे कि, और आपको मालूम है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना होता है, इसी तरह से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन की क्रिया होती है ना। तो इन सभी जो क्रियाओं में काम में लिए जाते हैं वो, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, वो क्या होते हैं? आपके ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रहेगा। जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजेस। फिर T से थिएटर, ट्रांसफरेजेस, और नाम से आपको लग रहा है ट्रांसफरेजेस में क्या होगा? किसी न किसी का स्थानांतरण। तो यानी जो पूरे एक समूह का स्थानांतरण अगर होता है ना, इसमें मूलक या समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में ट्रांसफर कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स कहलाते हैं। और ज़्यादातर ये कौन से समूहों को करते हैं? अमीनो समूह है, जैसे आपका फॉस्फेट समूह है, मिथाइल समूह है, थायोल समूह है ना, इनका ये ट्रांसफ़र करते हैं। और उदाहरण इसका है ट्रांसएमिनेज और ट्रांसफास्फेटेज। फिर हाइड्रोलेजेस, H, हीरालाल जी, है ना। तो H से हाइड्रोलेजेस। तो हाइड्रोलेजेस में क्या हो जाएगा? आपको पता है हाइड्रो का क्या मतलब है? वाटर से संबंधित आ गई ये वाली बात। तो इसके अंतर्गत वो रखे हैं इन्होंने जो कि जल के अणुओं को जोड़ते हैं या जल के अणुओं को निकालते हैं। अब हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स जो हैं, इनकी उपस्थिति में क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जल के अणु जो हैं वो जुड़ते हैं। अब जल के अणु जो संयोजन करते हैं, जल संयोजन करते हैं, तो जो एंजाइम के बड़े अणु हैं उनको क्या करता है? छोटे छोटे अणुओं में विभक्त कर देते हैं,
ठीक है। ये क्या करते हैं, एंजाइम के बड़े अणुओं को जल संयोजन के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विभक्त कर देते हैं, जैसे कि एस्ट्रेज, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है, न्यूक्लियस। और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होता है कि कुछ हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स क्या करते हैं, वो छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके और बड़ा यौगिक सा बना लेते हैं, है ना, बड़े यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं और जल के अणु को मुक्त कर देते हैं, यानी बाहर भेज देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से ये क्रिया होती है। और जैसे इसमें क्या होता है, फ्यूमेरेज और इनोलेज आपका इसमें उदाहरण है। अब हीरालाल जी, अब आ गए आपके आइसोमरेज, इल है ना, ILL, तो इल आइसोमरेज आपको याद हो गया ना। देखिए, तो आइसोमरेज में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये उनकी आंतरिक संरचना को भी बदल देते हैं। एंजाइम्स ऐसे वाले एंजाइम्स हैं जो क्रियाधारकों की क्या करते हैं, आंतरिक संरचना को बदल देते हैं और उनकी स्थितिज और प्रकाशीय समावयवी में परिवर्तन करके और उनको क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं और समावयवी अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, उनकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। फिर आ गए आपके LL था ना, तो उसका एक L लाइजेजेस। तो इस वर्ग के अंतर्गत क्या होता है, वे एंजाइम्स होते हैं जो अपने क्रियाधारों में जल अपघटन किए बिना, है ना, जल अपघटन किए बिना सहसंयोजक बंध तोड़कर समूह निष्कासन को उत्प्रेरित करते हैं, तो एल्डोलेज जो होते हैं। फिर आपका लास्ट वाला, इल का लास्ट वाला है ना, लाइगेजेस। इसमें क्या होता है, इसमें वे एंजाइम रखे गए जो दो यौगिकों को सहसंयोजन बंधों द्वारा जोड़ते हैं, है ना, और उसको फिर उत्प्रेरित करते हैं, उस वाली अभिक्रिया को ये उत्प्रेरित करते हैं, जैसे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और सिट्रेट सिंथेटेज। इस तरह से हमने ये पढ़ा कि हमारी जो वर्गीकरण जो पद्धति है उसमें किस तरह से हमने आपको बताया ना, OTHILL, इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आपको इस वर्गीकरण का ध्यान में रहेगा और इन सब के उदाहरण आप ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है और आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। शुरू किया था जब हमने ये पार्ट, तो हमने बताया था कि जो वर्जिलियस है उन्होंने बताया था कि ये जैव एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। उसके बाद बात हुई थी कि बुकनर ने क्या किया था, जाइमेज एंजाइम को यीस्ट की कोशिकाओं से निकाला था और फिर जो कोहने था उन्होंने इसको जाइमेज एंजाइम नाम दिया था, है ना। और फिर जो है सुमेनर ने क्या किया था, यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। यहाँ तक आपका ध्यान आ गया आपको, ठीक है। और उसके बाद बताया गया था कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन युक्त होते हैं, तो कुछ एंजाइम्स प्रोटीन युक्त होते हैं इनमें से और कुछ अप्रोटीन भाग होता है। तो जो प्रोटीन भाग होता है वो एपोएंजाइम्स कहलाते हैं और जो अप्रोटीन भाग होता है वो आपका सहकारक कहलाते हैं और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम्स बनाते हैं। सहकारक जो है वो कार्बनिक यौगिक के होते हैं या Fe मतलब आपके धातु आयन वगैरह होते हैं। प्रोटीन प्रकृति के होने के कारण ये अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में, अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम का उदाहरण हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे और इसमें जो है आपके अम्लीय माध्यम जो होता है आपके अमाशय में होता है और अग्नाशय में आपका जो है क्षारीय माध्यम होता है और उसमें वो एंजाइम्स काम करते हैं। तो दोनों माध्यमों में ये एंजाइम्स काम करते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि को तालाकुंजी सिद्धांत से समझाया गया, जिसमें ये बताया गया था, एमिल फिशर ने दी थी और उसने क्या बताया था, उसने ये बताया था कि एक ताले के लिए एक चाबी होती है, वैसे ही एक किसी क्रियाधारक के लिए एक एंजाइम होता है ना, और वो दृढ़ होता है। जबकि दूसरा जो आपका प्रेरित आसंजन सिद्धांत था उसमें ये बताया गया था कि जो सक्रिय पथ जो जगह होती है जहाँ पर कि आकर के एंजाइम ने जुड़ना होता है वो लचीली होती है और वो उसी शेप में आकर के जुड़ जाता है ना। तो ये दोनों सिद्धांत दिए गए थे। उसके बाद एंजाइम का नामकरण जो है उसमें आगे एज लगा देना है ना, ये बताया गया था आपको। और जैसे सुक्रोज में सुक्रेज लगा दिया। फिर उसके बाद जो 6 भागों में है आपके इसका वर्गीकरण किया गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आपका चैप्टर जो है पूरा हो गया। और अब हम क्या करेंगे, जी हाँ, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।